टुडे इज द लास्ट डे और संडे को आपका क्विज जो है वो अपलोड हो जाएगा उसके ऊपर एलएमएस के ऊपर। तो अपने टाइम में वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऑलरेडी इंफॉर्मेशन किसी ने दे दी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हम कल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माइंड मैपिंग पढ़ लिया था, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट पढ़ लिया था, और आज हमने स्टार्ट करना था असेसमेंट शेड्यूल या असेसमेंट स्केड्यूल। दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, एक ब्रिटिश है एक इंग्लिश है, ब्रिटिश एंड यूएस। असेसमेंट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के इवेल्युएशन के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका असेसमेंट है। असेसमेंट टीचर बच्चों की भी कर सकता है, असेसमेंट बच्चे अपनी खुद भी कर सकते हैं, असेसमेंट टीचर अपनी खुद भी कर सकता है कि क्या उसका टीचिंग स्टाइल, उसका उसकी पेडागोजीज, उसकी नॉलेज, उसका डिलीवरी का अंदाज, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, क्या ये तमाम चीजें ठीक हैं या ये तमाम चीजें ठीक नहीं हैं। इन चीजों के बारे में तमाम डायमेंशन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें या किसी भी लेसन की बात करें, तो लेसन प्लान्स जब बनते हैं, कोई प्रोग्राम बनता है, कोई सिलेबस बनाया जाता है या कोई करिकुलम डिजाइन किया जाता है, तो उसमें सबसे मेजर कंसर्न यही होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न कर सकें एक बेहतर तरीके से, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं उनको एनहांस किया जा सके। उसके लिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अनटिल अ कॉन्सेप्ट कैन बी डिफाइंड, किसी एक कॉन्सेप्ट को, किसी एक चीज को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे और उसको असेस नहीं करेंगे आप, तो उसमें इम्प्रूवमेंट या उसमें चेंजेस या उसको उसके ऑल्टरनेट कोई और चीज इंट्रोड्यूस करना वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि किसी चीज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उस वक्त तक तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और असेसमेंट ही की होती है कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। Room for improvement is there or it is not there. Despite the lack of comprehensive theory of critical thinking, very variable या varied efforts have been made to develop assessment tools. क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कोई एक्सप्लिसिट थ्योरी कोई नहीं, ठीक है, कि किस तरीके से इसको गेज किया जाएगा, किस तरीके से इसको असेस किया जाएगा, किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि असेसमेंट टूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएं to gauge the critical thinking of an individual or the teacher. Assessment schedules for periodic review and reflection can be useful way for the improvement. टाइम टू टाइम अपने आप को असेस करें आप, और जो असेसमेंट आपके पास आएगी उस असेसमेंट के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्शन में और क्रिटिकल थिंकिंग में दोनों चीजों का में जो फर्क है वो हम ऑलरेडी पहले बयान कर चुके हैं। क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी चीज का आउटकम, उसको बयान कर देना, उसको लिख देना, उसको किसी चीज के ऊपर डिपिक्ट कर देना, इज क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन उसके ऊपर अपना बयानिया देना, उसमें से प्रॉब्लम्स और अच्छी चीजों को निकालना और उनके ऊपर डिस्कस करना,
ये रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों के दरमियान जो फर्क है उसको जरूर जहन में रखिए, ताकि ये कंफ्यूजन जो है वो वंस फॉर ऑल आपके जहनों से दूर हो जाए। अभी क्लियर आवाज? मफरीन मरी बलोच। जी ठीक हो गया। अभी असेसमेंट किस तरीके से की जाती है, ये एवेल्युएशन किस तरीके से की जाती है, उसके लिए हमने टेस्ट लेना होता है। वो टेस्ट क्वेश्चन बेस्ड भी हो सकता है, वो टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो टेस्ट कोई ऐसे राइटिंग भी हो सकता है, वो टेस्ट किसी तरह के भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं कमर्शियली अवेलेबल स्टैंडर्डाइज टेस्ट। बहुत सारे इदारे या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टीचर परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, या फर्ज करें कि टीचर्स की इंडक्शन के लिए, आप कह लें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट लेता है या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट लेता है। तो वो टेस्ट नॉर्मली एनटीएस के थ्रू होते हैं, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग सर्विस कहते हैं। तो दिस इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने टेस्ट ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, और इनके पास हजारों नहीं लाखों के हिसाब से क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। ठीक है, और चूंकि इन्होंने रूटीन में ये टेस्ट लेते हैं और उसको ये एवेलुएट करते रहते हैं, तो इनके जो टेस्ट्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं टू गेज दी परफॉर्मेंस। और जो भी चीज देखना चाहते हैं हम उसको गेज करने के लिए कमर्शियली जो टेस्ट होते हैं स्टैंडर्डाइज, वो ज्यादा बेहतर होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टीचर मेड टेस्ट, इट इज बेटर अप्रोच टू कंसिडर, बेटर अप्रोच इज कंसिडर्ड टू बी एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। डेवलप्ड एंड टेस्टेड फॉर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, किसी को पता है इसके बारे में? Does anybody know about the validity and reliability? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के बारे में बताएंगे आप? गूगल से नहीं सर्च करना। अगर किसी को पता है ठीक, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको, इतनी मुश्किल में ना पड़े। जब हम कोई क्वेश्चनर बनाते हैं किसी भी रिसर्च में, तो उस क्वेश्चनर को बनाने के कुछ एम्स होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जी ये एम्स और ये ऑब्जेक्टिव्स या इन सवालों के जवाब मैं लेना चाहता हूँ इस क्वेश्चनर से। जिस तरह हम कोई यूनिट पढ़ते हैं तो उस यूनिट से पहले उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये अचीव होने चाहिए। तो इसी तरह जब आप वो यूनिट पढ़ा लेते हैं, फिर उस यूनिट में से जब आपने टेस्ट लेना है तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने टेस्ट करना है।
तो जब आप टेस्ट बनाते हैं तो वो टेस्ट आप किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं, उससे आप कहते हैं कि जी मुझे बताएं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये क्वेश्चंस हैं, तो क्या ये क्वेश्चंस जो हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं या नहीं करते, इनका जवाब मिलता है या नहीं मिलता, या आप समझते हैं कि ये क्लियर है या क्लियर नहीं है, तो मुझे बता दें। तो वो उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करता है, कुछ क्वेश्चंस को बदलता है, क्योंकि जाहिर है उसका एक्सपीरियंस है, जमाना गुजरा है उसका इस चीज में। उसके बाद वो आपको कुछ अमेंडमेंट्स बताता है, तो आप इसी तरह कम से कम 3 लोगों से उसमें उसको वेट करवाते हैं, और वो जो जो अमेंडमेंट्स बताते हैं उन अमेंडमेंट्स को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वेट करें 1 मिनट। तो जब आपने 3 बंदों से एक क्वेश्चनियर को वेट करवा लिया, उसके बाद उन चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और एक फाइनल क्वेश्चनियर आप बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपका ये क्वेश्चनियर वैलिडेटेड है, ये वैलिड है। ठीक हो गया, तो वैलिडिटी क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो आप उसको जब बच्चों में तकसीम करते हैं या उन लोगों को देते हैं जिन्होंने इसके जवाब देने हैं, तो आप एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं। फर्ज करें कि आपने जो वो क्वेश्चनियर जवाबात हासिल करने हैं या टेस्ट लेना है, वो आपने 100 बंदों का लेना है। ठीक है, तो आप उसी ग्रेड के, उसी क्वालिफिकेशन के 10 बंदे लेते हैं, और उन 10 बंदों में को वो क्वेश्चनियर सर्व कर देते हैं कि इसके जवाबात दें। तो जब वो जवाबात देना शुरू करते हैं, तो आप वहां पर मौजूद होते हैं। वो कई दफा कोई चीज कंफ्यूजन हो जाती है, वो कहते हैं ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसका क्या जवाब चाहते हैं आप। तो फिर आप उसको क्लियर करते हैं कि ये इसका जवाब आपने ये देना है, यानी इस तरीके से देना है। तो ये पॉइंट आप अपने पास नोट कर लेते हैं कि इसका मतलब है इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, इसकी में क्लैरिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीजें करने के बाद आप उसको, जो रिजल्ट होते हैं क्वेश्चंस के, उनको आप स्टैटिस्टिकल फार्मूला होता है जिसको क्रॉन बैच अल्फा कहते हैं, वो हम लगाते हैं। वो लगा के हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। अगर तो जो स्कोर है उसका 0.75 से ऊपर आता है तो वो रिलायबल, अगर 0.75 से नीचे है तो वो रिलायबल नहीं होता, फिर उसमें हम चेंजेस करते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। जो लोग रिसर्च करेंगे क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो वो बाद में इसको पढ़ लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं हुआ?
जी ठीक हो गया। दीज स्टैंडर्डाइज कमर्शियली, अभी जो बात कर रहे थे कि ये टेस्ट जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं ये रिलायबल और वैलिड होते हैं, क्योंकि ये वाइडली यूज होते हैं। इन्होंने चीजें, इसमें जो एनॉमलीज होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी दूर की हुई होती हैं। दीज स्टैंडर्डाइज कमर्शियली अवेलेबल essay test of general ability provides several advantages over multiple choice test or instructor developed essay tests, including student generated responses, carefully established validity and reliability and recognition उनकी चेक हुई होती है। तो उनको चेक करना भी आसान होता है, बिकॉज एवेल्युएशन के भी क्राइटेरियाज दिए हुए होते हैं उन्होंने वहां पर कि इसको किस किस पार्ट के कितने कितने नंबर होते हैं, किस तरीके से चेक करना होता है, तमाम चीजें दी होती हैं, तो इस वजह से वो बेहतर होता है उनको यूज करना। अभी हम बात करते हैं रिसर्चर या इंस्ट्रक्टर डिजाइन टेस्ट्स की। रिसर्चर्स ने और और जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी टेस्ट डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए। टू असेस द क्रिटिकल थिंकिंग, और कोई वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग या क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनको असेस करने के लिए, बिकॉज उतना वाइड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन टेस्ट की चेक नहीं हुई होती जितनी कमर्शियली स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं उनकी चेक हुई होती है। तो इस वजह से जिस मकसद के लिए ये टेस्ट बनाए जाते हैं, जिस क्लास के लिए बनाए जाते हैं, इनको वहीं यूज किया जाता है, जो कि इंस्ट्रक्टर और टीचर बेस्ड टेस्ट होते हैं। और अगर रिसर्चर ने कोई टेस्ट या क्वेश्चन बनाया है तो वो उसको सिर्फ उस अपनी रिसर्च की हद तक महदूद रख के वहां से उसके जवाब हासिल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ये टेस्ट कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट विच आर डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। Instruments designed for a specific experiment for critical thinking may best capture its strength, but the resulting variety of instruments and assessment techniques has led to difficulties comparing the results of educational studies. वो एक खास जगह के लिए तो वैलिड होता है, लेकिन जब उसको हम कंपेयर करते हैं बाकी स्टडीज के साथ तो शायद वो सिमिलर या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो ना दे सके। टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ असेसमेंट, कि वो अपनी असेसमेंट खुद करें। The most appropriate way to assess student critical thinking abilities, कि उनको आप ये बताएं कि वो अपनी असेसमेंट खुद करें, कि उनको बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीजें उनको पता होनी चाहिए, ताकि वो अपने एसे को या अपने राइटअप को गेज कर सकें कि वो ठीक है या वो ठीक नहीं है। Paul wrote extensively on teaching students to assess their own work। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग 1996 की एक रिसर्च है जिसके ऊपर, जिसमें उसने ये बताया। एंजेलो एंड क्रॉस ने भी एम्फेसाइज किया इसी के ऊपर कि टीचर स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेल्फ असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं वो बतानी चाहिए। इट रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड अ ट्रेमेंडस कमिटमेंट फ्रॉम बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट्स, कि वो इन चीज़ों को लर्न करें और इन चीज़ों को सीखें। और जो सेल्फ असेसमेंट होती है स्टूडेंट्स की, ये मेथड फॉर मेनी ऑब्वियस रीजन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं अपनी असेसमेंट अगर मेरी ठीक नहीं होगी तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो कहते हैं ये असेसमेंट टेक्निक ही गलत है, मैं तो ठीक हूँ। तो इस वजह से सेल्फ असेसमेंट की जगह टीचर बेस्ड असेसमेंट जो है वही बेहतर होती है हमारे सिनेरियो में। उसके बाद आती है मेंटोरिंग एंड पीयर सपोर्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, mentoring is much useful in developing critical thinking and reflective practices। mentoring क्या होती है? आप किसी को एक आम जबान या आम फहम उर्दू में हम बात करें तो आप किसी को अपना गुरु मान लेते हैं कि ये सब जानता है, मैं जहां पर भी फंसूंगा और जहां पर भी मुझे गाइडेंस की जरूरत होगी मैं इससे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, सो मेंटोरिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स
based on a mutual desire for development towards career goals and objectives. दोनों दोनों एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं एज अ मेंटोर इसको एक्सेप्ट करता हूँ एज माय मेंटी. ब्रेक ले लें 10 मिनट की, हम 10 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं.